चाहिए तुम लोगों को? कितनी औरतों को बेवा करोगे तुमको 300 सीट लाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जिस तरह आपने देखा आज भी गुफ्तगू यही होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदा ताल्लुकात की और सूरत हाल अब इस इस्तेहकाम की तरफ किस तरह लेके जाएं। हमारे साथ लाइन पे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हैं। जी फवाद साहब, आपने कल एक कंस्ट्रक्टिव बात की थी इसी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच जो कशीदा ताल्लुकात हैं उसके सिलसिले में कि रिगार्डलेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी ही पॉलिसी है कलअदम तंजीमों के मुतालिक और सब सिक्योरिटी फोर्सेस और अदारे एक ही सफ़े पे खड़े हुए हैं कि इस पॉलिसी का जो रिव्यू है उसमें जो भी कोताहियाँ हैं अब वो भी गुंजाइश पूरी की जाए और इस पर अब अमल दरामद किए जाए। आने वाले दिनों में सर क्या लाहे अमल देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ लाए अमल है जो आप देख रहे हैं। कुछ लाए अमल में जैसे हमने जो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है वो आपके सामने है। उसके साथ साथ हम फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। पिछली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में जैसा कि आपको मालूम है कि जो जमातें थी उनको कारदम करार दिया गया और अब कुछ उसके ऊपर अमली कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी आपको मिलेगा कि उसको किस तरह से हम कर रहे हैं। उसके ऊपर जो इक़दाम चाहिए वो लेने का फैसला हो चुका है, वो लिए भी जा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि हमें बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हमने एक सोसाइटी बनानी है जो इंक्लूसिव सोसाइटी हो, जिसमें एक्सट्रीमिज्म जो है उसको हम डिस्करेज करें और उसको हमें जो है अपनी जो पॉलिसीज है वो अपनी इस बड़ी पॉलिसी के मद्देनजर बनानी है। अच्छा, वो तमाम आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर, लेकिन अब माजी में जो हमें ये सुना, हमने 2002 में भी सुना और 2015 में भी सुना कि पाकिस्तान की एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होगी, नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया और बैंड आउटफिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। इस बार वो क्या कुछ किया जा सकता है कि इस पॉलिसी को लॉन्ग टर्म किया जाए एक इंड्योरिंग अमन के लिए? नहीं, ऐसा 2002 में जो फैसला किया गया था काफी हमने फासला तय भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें फासला तय नहीं कर पाए, काफी हम आगे आए हैं लेकिन उसमें कमियां रह गई हैं और कमियों को दूर करने की जरूरत है। उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए थी। नेशनल एक्शन प्लान एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, कंसेंसस आई वुड से कि उसमें जो है वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। हमने उसके मुताबिक जो है उसको आगे बढ़ाना है, उसके मुताबिक जो है हमने उसको लेके चलना है और इंशाअल्लाह ताला उसको लेके हम उसके मुताबिक चलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि आने वाले दिनों में हम कुछ कार्रवाइयाँ देखेंगे और जो शायद कुछ शुरू भी हो चुकी हैं, तो हमारी हुकूमत ने कोई कुछ टाइमलाइन सेट की है कि हमने कब तक और किस तरह से और किस रफ्तार से इन कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है? और दूसरा अफसोस इसमें यह भी वजाहत करते चले कि हमें इस तरह की कार्रवाई तभी याद क्यों आती है जब कोई वाक़या हो जाते हैं। जिस तरह हमने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल देखा था, उसके खिलाफ उसके बाद भी हमारे दरमियान ये कंसेंसस बना जिस डॉक्यूमेंट की आप जिक्र कर रहे थे। बाद में भी कुछ वाक़यात हुए तो उस वक्त हमारी तवज्जो इस तरफ आती है कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, बाद में शायद हम उस रिजॉल्व को सस्टेन नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मीडिया की तवज्जो उस वक्त आती है जबकि ये किस तरह का वाकया होता है, मीडिया पे डिस्कशन उस वक्त होती है। वगरना अगर आप देखें तो 2002 से लेकर अब तक हम काफी आगे बढ़े हैं। आसान नहीं होता, 35-40 साल की कुछ पाकिस्तान आप एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। जब आप एक 30 साल एक इरेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहे हो जहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसको ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने ही ये सब कुछ कर दिया है, एक पूरी इसकी बैकग्राउंड है। इतना आसान नहीं है कि इसको हम सब कुछ अपने पे ब्लेम आ जाए। इसमें बहुत सारा एक इंटरनेशनल एलिमेंट है, बहुत सारी हमारी जियोग्राफी की क्रुएलिटी है और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, रीजनल इश्यूज हैं।
उन सबको हमने देख के आगे चले हैं। हमने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं नेशनल एक्शन प्लान में। आप देखिए कि पूरा जो फाटा था उसका मर्जर कोई आसान काम तो नहीं है। आपने कितने कई 100 साल के बाद शायद ये एक फाटा जो है वो दोबारा एक मेन स्ट्रीम में आया है। बहुत बड़ी साहब, जो कंटेंशियस पॉइंट है वो पॉइंट 3 है ना, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कार्रवाई करना। और जब एनसीए की मीटिंग होती है तो उसमें क्लियरली लिखा जाता है कि उस एक्शन को एक्सपीडाइट करना है। आप 2 साल रद्दुल फसाद में लगा चुके, उससे पहले आपने ज़रब अज़्म किया, उससे पहले बेशुमार ऑपरेशन किए, लेकिन क्या वजह है? ये कितना डीप रूटेड प्रॉब्लम है? और गोइंग फॉरवर्ड अब हमारी टाइमलाइन क्या है? हम अगले 6 महीनों में देख रहे हैं, साल में देख रहे हैं, हम कितनी देर में ये ऑपरेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं? टाइमलाइन तो ये देखिए ना, ये तो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मामला तो एजेंसीज या गवर्नमेंट की जो एजेंसी, जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है, ये तो वो तय करेगी। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है उनको बताना कि आपने किस तरह से करना है, तरीका क्या होगा, कितनी देर में मुकम्मल करेंगे। ये उनका अपना काम है। हमने एक ब्रॉड लाइन जो है वो बता दी है, ब्रॉड पॉलिसी अपनी बता दी है। उस पॉलिसी के मुताबिक अमल दरामद करना अब आगे जो एजेंसीज हैं उनका काम है। वो अपने ऑपरेशंस अपनी मर्जी से अपने मुताबिक करेंगी और इंशाअल्लाह ताला उसके जो मुस्बत नताइज हैं वो पहले भी अब बरामद आना शुरू हो गए हैं। अभी हमने जो पिछले दिनों कार्रवाइयाँ की थी, बड़ी मुस्बत कार्रवाइयाँ की हैं। अगले दिनों में इंशाल्लाह आप मजीद उसको देखेंगे। बहरहाल हमने ये तय किया है, पाकिस्तान में एक फॉरवर्ड मूविंग मुल्क है, हमारी इकोनॉमी एक फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है। हमने अपने आप को ओपन किया है। आपने देखा है वीजा रिजीम्स हमने ओपन की है। इस चीज को कहीं मोदी गवर्नमेंट इसको अपने क्रेडिट में तो नहीं इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने ये एस्केलेशन की तो पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ। हमारा नेशनल एक्शन प्लान मोदी के या किसी से बहुत पुराना है और हमने अपने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल करना है। उसका फायदा हमें है और मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब ने जो कुछ करना था उन्होंने किया है। वो उनके वापस उनके अपने कहिए कि उनके सामने आया है। वो जो कुछ करना चाह रहे थे, मोदी साहब तो जो कुछ करना चाह रहे हैं उसके नतीजे में तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा और पूरी दुनिया में बढ़ेगा, डिवीजन बढ़ेगी। मोदी साहब की पॉलिसी जो है वो तो बिल्कुल तबाहकुन पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसी से और हिंदुस्तान की चाहतों से भी। हम नहीं उसको मसला हमारा अपना नेशनल एक्शन प्लान है। जिस तरह मैंने अर्ज किया, इसके ऊपर एक कंसेंसस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर अमल दरामद होना है और मुकम्मल रूह के मुताबिक होना है। फवाद साहब, और यही बाकिर साहब के सवाल से फॉलो अप करते हुए, हिंदुस्तान के सफ़ीर ने रूस के सफ़ीर का सालसी के तौर पे जो भी किरदार है उसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका भी क्या यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच अब स्टेबिलिटी होगी, LOC में भी सूरत हाल बेहतर होगा आने वाले दिनों में? देखिए, आज से 72 घंटे पहले जो सूरत हाल थी वो तो अब नहीं है। तो यकीनी तौर के ऊपर कुछ डी-एस्केलेशन जो है वो हुई है और उम्मीद भी यही करनी चाहिए इंशाल्लाह कि इसमें डी-एस्केलेशन जो है वो होगी। और मामला जाहिर है, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि डी-एस्केलेशन हो, हमें इसमें कामयाबी मिली है। दुनिया ने भी यकीनन इसमें अपना किरदार अदा किया है और हमारा जो अमन का पैगाम है वो रेजोनेट हुआ है दुनिया में। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल यही है कि डी-एस्केलेशन भी होगी और नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चौधरी साहब, आपने बात की इंटरनेशनल इंटरवेंशन की, आप दुनिया को किस हद तक ऑनेस्ट ब्रोकर देखते हैं? क्योंकि ये जो कुछ भारत ने किया और जिस किस्म का उसने एस्केलेटरी मूव्स लिए, वो जब तक उसे दुनिया की एक जिसे कहते हैं टैसिट सपोर्ट ना होती, तो क्या वो इतना बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता था? देखिए, बात यह है, हर मुल्क अपने मुफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन ये बात क्या है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई जो है वो दुनिया को अच्छी तरह एहसास है कि ये मुमकिन नहीं है। एक दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है तो एक दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और दोनों के पास जिस किस्म के हथियार हैं, जाहिर है दुनिया कंसर्न्ड है और दुनिया ने एक मुस्बत किरदार अदा किया है। तो OIC ने, आपने देखा, एक बहुत जबरदस्त रेजोल्यूशन जो है OIC की आई है। बाकी ममालिक में भी मेरा ख्याल ओवरऑल दुनिया ने पाकिस्तान का जो पैगाम है उसको समझा है और हमारा साथ दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। बाकिर साहब, आपने ये सारा सुना सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी आपने बात सुनी।
अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमने बात भी की कि 2002 में ये कार्रवाई हुई थी, 2015 में ये कार्रवाई हुई थी, और नेशनल एक्शन प्लान को हमें बार बार बताया गया कि ये एक कॉम्प्रहेंसिव लाहे अमल है, उसके 20 नुकात हैं। वो कलादम तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, वो कराची को भी स्टेबलाइज करेंगे, बलोचिस्तान में भी इस्लाहात लाएंगे, और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान का जो सूरत हाल है उससे भी आगाह रहेंगे। लेकिन बहुत सारी हमें कोताहियां नजर आई, बहुत ही एक गुंजाइश देखने को मिलती है। अब गोइंग फॉरवर्ड वो क्या कुछ किया जा सकता है जो 2015 में नहीं किया गया और 2002 में नहीं किया गया? असद, यहाँ पर मैंने जैसे भी फवाद चौधरी से भी सवाल किया था कि हमने तकरीबन जो मेरी इतलात हैं और जिस चीज़ की अभी तस्दीक फवाद चौधरी साहब ने भी की कि हमने ये फैसला कर लिया है कि जो ये कलदम तंजीमें हैं, या मैं इसको इस तरह से कहूँ कि इंतहा पसंद तंजीमें हैं और अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है या किसी हद तक शुरू भी हो चुका है। लेकिन जो मेरा इतराज़ है कि वो उस वक्त पे किया जा रहा है कि जब इसका दुनिया क्रेडिट लेगी ये कहकर कि जनाब ये तो हमारे प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं दुनिया इसलिए कह रहा हूं कि मैं समझता नहीं हूं कि भारत ने अकेले में ये कार्रवाई की है। वो आप देखें, भारत की इस कार्रवाई के साथ साथ और फ्रंट्स पे भी पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी पाकिस्तान पे दोबारा से एक जिसे कहते हैं कि एक रिन्यूड प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरह IMF के जरिए भी प्रेशर डाला जा रहा है, और जो ये अभी पुलवामा का वाकया हुआ इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी वहाँ पर भी दोबारा से कोशिश हुई कि मसूद अजहर को लिस्ट करने के लिए एक नई जिसे कहते हैं ना सबबंदी हो चुकी है। तो अब इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, मैं इस चीज़ के, और मैं आपको पता है कि हम दोनों बल्कि हमारे बाकी भी काफ़ी दोस्त जो है वो इस चीज़ के हक़ में है कि हमें इन तंजीमों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमें जो मुझे अफसोस है कि हमें सिर्फ ऐसी मुश्किल वक्त में क्यों ख्याल आता है। ये तंजीमें हमारे लिए नुकसानदेह जहाँ पे जो दीगर वजूहात होंगी उनकी वजह से होंगी, लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट नुकसान पाकिस्तान को पहुँच रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का बयानिया कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान जब बाहर बात करता है तो बार बार लोग उंगली उठाते हैं हमारी इन तंजीमों के खिलाफ, इन तंजीमों के ऊपर, और कहते हैं कि पाकिस्तान ने जी काम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। लेकिन ये जरूर है जनाब कि पॉलिसी तय करने से भी आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह की फहरिस्तें भी बार बार पब्लिश करने से आगे बढ़ना चाहिए। मैं बड़े अफसोस से कहता हूं जनाब कि ये जो हमने तमाम APS पेशावर साने के बाद भी मिलिट्री कोर्ट्स इम्पोज किए हैं, आपको बुनियादी तौर पे अपने अदालती निज़ाम, अपने जस्टिस सिस्टम में उस तरह के रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जिसमें आपका इस्तगासा भी आज़ाद हो और जिसमें आप अपने गवाहों को भी महफूज रख सकें। जब तक आप उस तरह की एंटी टेरर कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तो इस तरह की फहरिस्तें, फोर्स स्केड्यूल में लोगों को शामिल करना, रेजोल्यूशन पास करना, और ये जो हम बार बार कानून साजी करते हैं और उस कानून साजी के जरिए हम नई अदालतें ले आते हैं, पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट्स लाए, फिर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट्स लाए, फिर अब आपने देखा अस्करी अदालतें भी ले आए, इनसे मसला आपका हल नहीं हो पाएगा। ये एक सोच से आप मुकाबला कर रहे हो, और जब सोच से मुकाबला कर रहे हो तो प्रोसिक्यूशन भी, विटनेसेस भी, आपके जज साहिबान भी, इन तमाम लोगों को महफूज रखना होता है। असद, यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। आपने यकीनन शॉर्ट कमिंग्स की बात की, जिन चीजों के होने से हम शायद उनके खिलाफ बेहतर पोजीशन में होते कि कार्रवाई करते, वो थी पॉलिटिकल विल। यहाँ पर मुझे मुसलसल ये पिछले चंद सालों में जब से हम ये मिलिटेंसी को कवर भी कर रहे हैं, तो ये कि एक पॉलिटिकल विल की कमी है जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये हमने अगर हमने वहां पे कंसेंसस डॉक्यूमेंट NAP या नेशनल एक्शन प्लान का बना लिया था, उसके बाद भी हमें इस पॉलिटिकल विल की कमी नजर आई। अब ये ब्लेम शिफ्ट किया जाता है कभी किसी इदारे की तरफ, वो इदारा सिविलियंस में करता है। इस ब्लेम गेम से हम आगे बढ़ के हमें ये रिजॉल्व पैदा करना चाहिए कि हमने ये पाकिस्तान जो हमारा है, अब जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें एक्सट्रीमिज्म की, मिलिटेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो ये एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई करेंसी नहीं है जो नई दुनिया है। और अगर अभी पॉलिटिकल विल का कसूर है, पॉलिटिकल विल का अभी भी इशू है, वो शायद इसलिए भी हो जनाब कि आप अपने शॉर्ट टर्म गेन्स को सामने रख रहे हैं और आपने लॉन्ग टर्म नहीं देखा। अगर आपने उन्हीं कलादम तंजीमों के साथ इस तरह की सियासी इत्तेहादें करनी है, उन लोगों में उठना बैठना है, उसको सोशल मीडिया पे मकबूल करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की अगली नस्ल को ये
पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इन्हीं लोगों का जो एक नफरत का एजेंडा है वो आपके लिए एसेंशियली आप उसको मंजूर करते हैं और आपके लिए उस चीज़ के लिए टॉलरेंस है। तो जब तक आप उसको जीरो टॉलरेंस पे नहीं लेके जाएंगे, इलेक्टोरल अलायंसेस नहीं ख़त्म करेंगे और इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि ये जो लोग हैं इनकी कोई जगह नहीं है पब्लिक स्पेस में, इनके पैगाम के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है, तो तभी सर आप शायद इस चीज़ से आगे बढ़ सकें। अगले हिस्से में यही गुफ्तगू जारी रहेगी और कुछ आलमी सतह की भी बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात में कशीदगी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। अब उम्मीद ये है कि सूरत हाल इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का जो जारहाना रवैया था वो अब सोशल मीडिया में भी नज़र आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने तामीरी बात तो नहीं की, बात यह की कि जो भी हिंदुस्तान के अपने तजियाकार और हिंदुस्तान के जो हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदान हैं वो जो सब बात कर रहे हैं, उस अस्करी कार्रवाई की तनकीद कर रहे हैं, वो असल में पाकिस्तान को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और हिंदुस्तान के बयानिए की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आलमी सतह पे मनफी पिक्चर दिखा रहे हैं। बाकर साहब, इससे पहले कि हम बात करें, एक सॉर्ट ऑफ जो उन्होंने इनडायरेक्ट तस्लीम किया था कि इतना बड़ा डिजास्टर था फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप चाह रहे थे कि जी आप रेड लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें क्योंकि बीच एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का इशू होता है, उस पर आप फेल हुए, फिर आप ऑप्टिक्स के इशू में फेल हुए, फिर एज ए रिस्पॉन्सिबल रियासत जब आगे से आपका विंग कमांडर अगले दिन आपको हैंड ओवर किया गया, आप उसमें भी फेल हो गए। जरा सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी ने इंतहाई मुतनाज़िया राफेल डील के बारे में क्या कहा, जो हिंदुस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस की कंसाइनमेंट थी, उस पर जरा सुन लेते हैं। अपने ही देश का विरोध और अपने ही देश की मजाक उड़ाकर कुछ लोग सेना पर ही संदेह कर रहे हैं। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। इसका कॉन्टेक्स्ट आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब कि राफेल डील में बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए बीजेपी की हुकूमत पर, और अब आपको नरेंद्र मोदी का भी एक बहुत पेचुलेंट किस्म का एटीट्यूड नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी अगर ये होता हमारे पास तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। शायद इसमें बहुत ज़्यादा रीड इन नहीं करना चाहिए कि ये एक इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो ये एयर वॉर हुआ उसमें हिंदुस्तान की कितनी ज़्यादा कोताहियाँ थीं। लेकिन अब जनाब आगे बढ़ते हुए जो आई थिंक सेलिएंट सवाल है वो ये है कि क्या हम वाकई में इस्तेहकाम की तरफ जा सकते हैं? असद, ये जो मेरे ख्याल में उस तरफ आने से पहले इस चीज़ को एम्फसाइज करना ज़रूरी है। ये चीज़ नहीं है कि हम बिटवीन द लाइंस कुछ ज़्यादा रीड कर रहे हैं। अच्छा। ये जो उसकी फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं वो इस वजह से है कि पाकिस्तान ने अपना पलड़ा इस पूरी में जो आपके ये सीन प्ले आउट हुआ मंगल के बाद से लेके आज तक, उसमें पलड़ा पाकिस्तान का, चाहे वो डिप्लोमेटिक एरिया था, चाहे मिलिट्री एरिया था, चाहे नैरेटिव का था, पाकिस्तान ने अपना पलड़ा भारी रखा। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो है वो हमें इसकी जो कॉस्ट जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि मोदी शायद इस स्टेज पे ये जो एस्केलेशन लेडर जिस पे अब हम भारत ने चढ़ना शुरू कर दिया है उससे वो निकलने का रास्ता उसको ना दिखाई दे। उसके पास अभी तक उसने 2-3 जो है एग्जिट पॉइंट्स तो मिस कर दिए हैं। अब वो अगला कब किस वक्त एग्जिट करता है वो तभी कर पाएगा जब ये जो स्कोर जो है पाकिस्तान के साथ इक्वल करेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये प्रेशर जो मोदी पे डेवलप हो रहा है वो उसकी पब्लिक ओपिनियन है। जो आप देखा हमने कल बड़े तफसील से डिस्कस किया कि उसके जो मीडिया का रिएक्शन है वो उसको कर रहा है, जो उसकी कॉस्ट कर रहा है, जो उसको मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इसकी कॉस्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वो है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, उसकी इलेक्शन में वल्नरेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है। अब नाव जी कि अब आगे किस तरह से आज जो आपकी स्टेटस है वो ये है कि आज जिस हमने
मैंने बिल्कुल प्रोग्राम की शुरू में जब फवाद चौधरी के साथ बातचीत में थोड़ा सा एक इंटरप्शन आया था, तो मैंने कहा था आज के अगर हम ले तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों साइड से तकरीबन हमें इशारा करती हैं वो ये है कि थोड़ा सा वहाँ पर एक काम आया है LOC के ऊपर। इसको स्ट्रेटेजिक पॉज भी कहा जा सकता है, लेकिन इस स्ट्रेटेजिक पॉज को हम फील्ड में तो देख रहे हैं, दोनों फौजें भी इसको अपने तौर पे इस्तेमाल कर रही होंगी कि किस तरह से अपने ऑप्शंस को रिव्यू करें। तो पाकिस्तान ने तो अपनी राह का तयन तकरीबन कर लिया है, भारत को चाहिए कि इसको रिस्पॉन्सिबली इस सिचुएशन को एनालाइज करे और इरैशनल तरीके से, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि नरेंद्र मोदी एक इरैशनल एक्टर है, तो उसके साथ अपने पूरे खित्ते की सलामती को खतरे में ना डाले और देखें कि किस तरह से ये यहाँ से इस सिचुएशन से अब एग्जिट कर सकता है। ये इलाका अब मजीद तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन हमने बहुत बार कहा कि जी बैन अल-अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं वो एक सालसी का किरदार अदा कर सकती हैं और इसमें मुख्तलिफ ममालिक का किरदार देखना चाहिए। पाकिस्तान का जो वैसे तो जी फाउल वेदर फ्रेंड ऑल वेदर फ्रेंड चीन, एक तो अगर हम चीन के किरदार की थोड़ी सी बात कर लें, लेकिन उससे पहले जो रूस के सफ़ीर ने ये ऑफ़र किया था कि हम सालिस के तौर पे आना चाहते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात को स्मूथ करना चाहेंगे हम, हिंदुस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अक्सर हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ होता है कि हम इस मामले को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते, ये सिर्फ़ और सिर्फ दो रियासतों के बीच का मामला है। लेकिन ये भी कहा कि जी क्योंकि सूरत हाल जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ जा रही है, इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, इसलिए हमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होगी। एक तो वो, और दूसरा सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस बारे में बात की, हिंदुस्तान भी आए, पाकिस्तान भी आए। ये जो तमाम ममालिक हैं सर और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कहना चाह रहे हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हम अमन लाना चाहते हैं, उसको आप किस तरह रीड करते हैं? अच्छा, एक इंटरनेशनल कोशिश ज़रूर हो रही है कि किसी तरह से इस तनाव में कमी लाई जाए, क्योंकि ये दुनिया के इंटरेस्ट में भी है। लेकिन हमें ये देखना है, जो मैंने जैसा फवाद चौधरी से बात की, कि बहुत से इंटरलोक्यूटर्स जो हैं इस वक्त ऑनेस्ट ब्रोकर्स नहीं हैं। उन्होंने किसी तरह से ये जो बढ़ाव हमने देखा उसमें उनका भी हिस्सा है। उन्होंने भारत की इस एग्रेशन की, इस जारियत से अपनी आंखें मोड़ कर भारत को इनकरेज किया कि वो इस रास्ते पे चले। तो यहाँ पर अब जब हालात जो हाथ से निकल रहे हैं तो वो आके इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये चाहिए कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमने तो ये चाहते हैं कि डी एस्केलेट हो सिचुएशन। हुकूमत का पहले दिन से यही जो मौक़िफ़ रहा है कि किसी तरह से डी एस्केलेशन हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले हो, चाहे वज़ीर आज़म की तकरीर हो। हमने बार बार डायलॉग ऑफ़र किया, हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ़र किया। अब देखना है कि भारत यहाँ पर किस हद तक उनका असर लेता है, जिन लोगों ने उसको इस राह पे डाला है, और वो अपने लिए वही फिर वो जो बात आ जाती है कि मोदी को फेस सेविंग यहाँ पर क्या मिलती है, क्या उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो किस तरह मिनिमाइज होती है। क्योंकि हमने पहले दिन जो है उसका जो उनकी जो इंट्रूजन थी वो किसी तरह से नाकाम बना दी, वो किसी टारगेट को हिट नहीं कर सके। दूसरी दफ़ा उन्होंने इंट्रूजन की कोशिश की, उनका जहाज़ 2 मार गिराए, एक जाके उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे गिरा, एक हमारी साइड पे गिरा। हमने बंदा पकड़ा, फिर हमने बड़ा वो जिसे कहते हैं अपने बड़ाई सबूत देते हुए हमने बंदा अगले चंद दिनों में वापस कर दिया। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अब मेरा ख्याल में उसके लिए पॉलिटिकल कॉस्ट को बढ़ा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। हमने जो पहले सेगमेंट में बात की थी इंट्रोस्पेक्शन की, और हमने अपनी भी बात की, और अभी फवाद चौधरी साहब ने भी कलादम तंजीमों के मुतालिक बात की। हिंदुस्तान की जो इंट्रोस्पेक्शन है, यही जो नरेंद्र मोदी थे उनके साथ जब एक इनके बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, जब उनके वज़ीर आला बनने से पहले उनके साथ बैठे थे तो कहा था कि मुझे ऐसे लगा है कि ये एक क्लासिक और क्लिनिकल केस है एक फैशिस्ट का, एक इंतहा पसंद का, और कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों पे ये आदमी उतरता है। अब जो हिंदुस्तान के इंतखाबात हैं, कई पाकिस्तान के तजियाकारों ने कहा कि जी इंतखाबात से पहले इनके रवैये में कोई नरमी नहीं आएगी, लेकिन इनके जो अपने इलेक्शंस हैं ये भी एक पेचीदा मामला है, स्टेट बाय स्टेट है, ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। हर जो इनका स्टेट है, हर जो इनका सूबा है, उसकी अपनी एक तरह की सियासत है। इस मामले से और इस सिलसिले के बाद क्या आपको ऐसा नज़र आता है कि नरेंद्र मोदी आने वाले इंतखाबात में कमज़ोर होगा? क्योंकि ये चीज़ भी देखनी चाहिए बाकर साहब कि इसका जो अपना बेस है,
जो दाएं बाजू से ताल्लुक रखता है और जो एक फार राइट हिंदुत्व आइडेंटिटी को बार बार मकबूल करने की कोशिश कर रहा है, वो कायम दायम है। अच्छा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पे भी जाना चाहिए ताकि इसका आंसर जो है हम जामे तौर पे दे सकें। अगर हम इसकी ये जो अभी आपने क्लिप प्ले किया था उसको ही एनालाइज करें तो राफेल डील की बात कर रहा है। इसके ऊपर एलिगेशंस लगे करप्शन के कि राफेल डील में बीजेपी हुकूमत ने करप्शन की, उसकी वजह से इसकी पोजीशन वीक हुई थी। उसके बाद जनाब अपोजिशन ने जो बाकी मामलात हैं, चाहे उनकी इकॉनमी है कि जहाँ पर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, उन्होंने जो अपनी अकलियतें हैं, चाहे मजहबी अकलियतें हैं, चाहे उनके अपने जिसे कहते हैं कि जो कम जात हिंदुओं में जो निचली जात की कौमें हैं उन पर तशद्दुद हुआ। इस तमाम सूरत हाल के बाद उसकी पोजीशन वीकन हो चुकी थी। उसने ये सब प्रेशर को निकालने के लिए ये पाकिस्तान का चुनाव किया कि यहाँ पर वहाँ पर अगरचे ये काफ़ी डाइवर्स उनका पॉलिटिकल लैंडस्केप है। अब इलेक्शंस अप्रैल में शुरू हो रहे हैं और जहाँ तक मेरा तजर्बा है वो अगले साल 1.5 साल तक ही इलेक्शन ही चलता रहता है उनका, कभी इस सूबे में कभी उस सूबे में। तो वो वहाँ पर जो एक कॉमन फैक्टर है जो भारत में को पूरे को जेल करता है और जिसको वहाँ पर जिस सेंटिमेंट को उभारा गया कई दहाइयों में, 70 साल तो हो गए इस चीज़ से, बल्कि से ज़्यादा हो गए, वो है पाकिस्तान का एंटी पाकिस्तान का। क्योंकि जनाब हमारा वक्त कम हो रहा है, क्योंकि हमारा कम हो रहा है इसलिए हमें वक्फा लेना है ऐसी पॉइंट। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है अगर हिंदुस्तान का कोई नाम निशान नहीं होता पाकिस्तान के इलेक्टोरल कैंपेन्स में, उसके निस्बत हिंदुस्तान के तमाम इलेक्टोरल कैंपेन्स चाहे जो भी सियासी जमात हो पाकिस्तान को बार बार घसीटती है अपने सियासी जमात के बयानिए को मजबूत करने के लिए। अगले हिस्से में बात करेंगे OIC के करारदाद के बारे में और जो एक कंफ्यूजन चल रही है कि क्या कहा गया और ऐलान में क्या नजर आया। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कशीदा ताल्लुकात के और पिछले कुछ दिनों में सरगर्मियों के उसी सिलसिले में OIC की करारदाद और OIC की डिक्लेरेशन में काफ़ी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आए। अब असल बयानिया क्या है और जो OIC की स्टेटमेंट थी क्या वो पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक कामयाबी है, हम अपने रेजिडेंट खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट बाकर साहब से पूछेंगे। बाकर साहब, जो इस बहुत ही अदना कानून के शागिर्द के मुताबिक जो उन्होंने ये टेक्स्ट रिलीज किया है 50 नुकात की, जो अबू धाबी खारजा पॉलिसी के शागिर्द से पूछ रहा है। जी शागिर्द से ही पूछ रहा हूँ मैं। 50 नुकात की जो अबू धाबी डिक्लेरेशन है उसमें उन्होंने सिर्फ पॉइंट 27 में उन्होंने जिक्र किया है कि हम वेलकम करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुस्बत इनिशिएटिव को कि आपने हिंदुस्तान के पायलट को वापस किया और उस वजह से खित्ते में जो कशीदियाँ थीं वो कम हुई। तो जनाब ये कंट्रोवर्सी क्या है, उन्होंने असल में क्या कहा और ये जो एक्सप्रेशन है इंडियन टेररिज्म ये कहाँ था? अच्छा, जिस तरह से है कि जो ये OIC का एक जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी वज़राए ख़ारजा की जिसे मीटिंग कहते हैं अबू धाबी में, उसका इलामिया है जो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा। इसका आप पॉइंट बता रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये खैर सगाली का जो जेस्चर था उसको वेलकम किया कि जी उन्होंने उनके जो पायलट था उसको वापस कर दिया भारत को। ठीक है। तो उससे खित्ते में जो कशीदगी है शायद कुछ कम हो जाए। लेकिन जो ये दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान का हक बनता है कि किसी चीज़ को वो पॉजिटिवली प्ले करे, वो रेजोल्यूशन थी। वो रेजोल्यूशन जो थी वो सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग जो कि मिनिस्ट्रियल से चंद हफ्ते पहले हुई थी उसमें वहाँ पर अप्रूव हुई थी। और उस वक्त मैं लोगों को यह याद दिलाता जाऊं कि सुषमा स्वराज के OIC की मीटिंग में गेस्ट ऑफ ऑनर के आने के का भी कोई फैसला कम से कम जो शरीक ममालिक है उनको नहीं उनसे शेयर किया गया था कि उनको बुलाया जा रहा है। तो उस स्टेज पे इन्होंने अडॉप्ट की थी। इसका मतलब है कि वो ये जो हालिया कशीदगी इससे पहले की अडॉप्टेड है। अभी इसमें जो पाकिस्तान की एक और करारदाद जो हुई है, जो नई करारदाद जिसे कह रहे हैं, उसमें आपके जो बरादर
मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने फ़कत तशवीश का इजहार किया है कि ये जो कशीदगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ी है उस पर उनको तशवीश है। उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत नहीं की कि भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट की, भारत ने यहाँ आकर जिसे कहते हैं जारहाना अज़ाइम दिखाए, वो उस चीज़ को उन्होंने कंडेम नहीं किया। बहरहाल उन तशवीश का इजहार किया, उनका हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। वैसे इस OIC यानी कि मैंने जिसे वो अंग्रेजी वाला OIC कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। एक बिल्कुल ही डेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा वक्त कम से कम होता जा रहा है और ये दो अदारे मैं जानता हूँ जनाब आपके दिल के बहुत करीब हैं, एक OIC और दूसरा फॉरेन ऑफिस। क्या हम ये इस छोटी सी बात को तस्लीम कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सफारती कामयाबी है? पाकिस्तान इसको प्ले करता रहे, ठीक है। अगर ये पाकिस्तान के उसमें कुछ पॉजिटिव वेट डालता है तो ठीक है, लेकिन मैं मेरा ख्याल में इस पे एंड में जरा इख्तिलाफ कर लेंगे, क्योंकि बाकर साहब का जो पर्सपेक्टिव है बहुत देर से कंसिस्टेंट रहा है OIC के बारे में। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर साहब को भी इजाज़त दें और अपनी राय से हमें आगाह करें सोशल मीडिया के लिंक्स के ज़रिए। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।